हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जांच और विचारण के संबंध में साधारण उपबंध के बारे में और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं हमारे इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि मुझे क्लास शुरू करने से पहले अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाना पड़ेगा और जैसे ही क्लास खत्म होने वाला होगा मैं वापस से वीडियो के फॉर्मेट में आपके लिए हाजिर होगी। और ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आप बिना किसी असुविधा के अपने क्लास को अच्छी तरीके से देख सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए ठीक है रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1,000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे 5 जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखा जाए तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जांच और विचारण के संबंध में साधारण उपबंध के बारे में। ठीक है, और ये हमारा धारा बताते कहां से कहां तक है, तो आपके 337 से लेकर के 336 ठीक है इसके बारे में बताता है। और चैप्टर कौन सा है हमारा? तो हमारा क्वेश्चन ही यही है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि बीएनएसएस का कौन सा अध्याय साधारण उपबंधों के साथ साथ जांच और विचारण के संबंध में प्रावधान करती है? ठीक है, कौन सा चैप्टर है अपना? तो अपना चैप्टर नंबर 26 है। ठीक है, 26 क्लियर है? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोहरे परिसंकट से सुरक्षा बीएनएसएस की किस धारा में उपबंधित है? तो किस धारा में उपबंधित है? आपके 337 में है। ठीक है, 337। अब ये दोहरे दंड से संरक्षण है, ये और कहाँ है? ध्यान है आपको? कहाँ है आपका? तो ये आपके आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है इसके बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 भी बताता है कि दोहरे दंड से संरक्षण यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धारा बीएनएसएस की यह प्रावधान करती है कि एक बार दोषी या दोषमुक्ति किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा? कौन बताता है?
सेक्शन 337 बताता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक मैगजीन है, क्या लिखा है, नेमो डिबेट विक्स वेक्सारे प्रो यूना एट इडम कॉज 50 किस पे आधारित है, ये पूछ रहा है आपसे। तो किस पे आधारित है, 337 पर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है अट्रस फोइस एक्विट और अट्रस फोइस कन्विक्ट, ठीक है, एक्विटल और कन्विक्ट किसमें होगा और कौन सी धारा बताती है, तो वही कौन धारा, 337 बताती है, ठीक है। ये जितने भी तरीके आपके क्वेश्चन है, चाहे तो इसको बैक में नोट कर सकते हैं उस धारा के बगल में, ताकि आप जब भी वो सेक्शन पढ़े साथ ही साथ आपको ये वाली लाइन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस की जो सेक्शन है हमारा 337 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, क्या गलत है, ये पूछ रहा है आपसे। किसी अपराध के लिए अभियुक्त पर पूर्व में विचारण चला हो, यानी कि सेम अपराध है और उसके लिए पहले विचारण चल चुका है। दूसरा, अभियुक्त को उसी अपराध के लिए पूर्ववर्ती विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया हो। तीसरा, पूर्ववर्ती कार्यवाही उसी अपराध के लिए हो। चौथा, यह आवश्यक नहीं है कि विचारण करने वाला न्यायालय मामले का विचारण करने के लिए सक्षम था या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है भाई, सक्षम होना चाहिए न्यायालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है अट्रस फोइस एक्विटल, ठीक है, या दोहरे परिसंकट का दावा तब उठाया जा सकता है, कब, तो कब उठाया जाएगा, जब किसी व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण किया जा रहा है तब, ठीक है। क्या लिखा है, ए पर स्वेच्छा से घोर उपाधि कारित करने का विचारण किया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है, बाद में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, जो बीएनएस के तहत आपराधिक मानवबंध के लिए अपराध के किए जाने पर एक विचारण चलाना चाहता है, क्या सही है, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है, क्या सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल अपराध के लिए विचारण चलाया जा सकता है, ठीक है, आपराधिक मानवबंध का। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि पहले भाई आपने गंभीर अपराध किया था, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट उसको पहुंचाया, अब उसका परिणाम कुछ और निकल गया ना, तो केवल ग्रीवियस हर्ट के लिए आपको सजा देकर के थोड़ी छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, आपराधिक मानवबंध से दोषी कहलाएंगे आप, ठीक है, उसके लिए अलग से ट्रायल चल सकता है, क्लियर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है और लोग गड़बड़ कर देते हैं, और ये आपके जो है इलस्ट्रेशन पे बेस्ड है, ठीक है, दृष्टांत भी दिया हुआ है, जाकर के आप 337 पढ़ेंगे बीएनएसएस में तो आपको मिलेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएनएसएस की सेक्शन 337 क्लॉज 5 के तहत उन्मोचित किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के पुनः विचारण नहीं किया जाएगा सिवाय उस न्यायालय की सम्मति के जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था, या किसी अन्य न्यायालय की सम्मति के बिना यह प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है, तो आपके 281 में किया गया है, ठीक है, किसमें, 281, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बीएनएसएस के सेक्शन 337 के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी परिवार को खारिज करना या अभियुक्त को उन्मोचित करना इस धारा के प्रयोजन के लिए क्या है, तो एक दोषमुक्ति नहीं है, क्या दोषमुक्ति नहीं माना जाएगा। लिखा है अभियोजन एवं विधिक सहायता आदि के संचालन की अनुमति। क्वेश्चन पहला है बीएनएसएस के किस सेक्शन में
लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? 338 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सेक्शन है, माफ कीजिएगा, कौन सा व्यक्ति सेक्शन 339 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले का अभियोजन संचालित करने हेतु प्राधिकृत है? ठीक है, कौन अधिकृत है? तो सभी है। ठीक है, इसमें मजिस्ट्रेट की आदेश लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मामले का संचालन करने के लिए। नेक्स्ट है, लिखा है कि कौन सी धारा उस व्यक्ति को प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है? किसमें दिया गया है? वो 340 है। ठीक है, 340। कौन सी धारा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है? ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में कौन बात करता है? 341। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि बीएनएसएस के सेक्शन 341 संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है। किससे है? राज्य के न्याय पर अभियुक्त को विधिक सहायता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपना वकील रखने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो इस कंडीशन में वो भाई न्याय से वंचित तो नहीं होगा, उसको अपने बात रखने का मौका दिया जाना है। तो कैसे होगा? राज्य अपने खर्चे पे वकील दिलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यायालय किसी विचारण के दौरान किसी अभियुक्त के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकती है जब न्यायालय को यह लगे कि अभियुक्त के पास किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने हेतु साधन नहीं हो। कैसा साधन? तो आवश्यक। ठीक है, आवश्यक साधन। ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्द एक जैसे आपको लगेंगे तो उसको अंडरलाइन करते चलिए। बेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रावधान के तहत निगमित निकाय को दांडिक न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के उद्देश्य से एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना आवश्यक है? किसमें? 340 सेक्शन 340। अब आगे आपका क्षमादान। किस प्रावधान में क्षमादान देने का उल्लंघन किया गया है? किसमें किया गया है? 343 में। क्या 343? लिखा है 343 संबंधित है। किससे संबंधित है? किसी व्यक्ति को क्षमादान देने से। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 343 बीएनएसएस के तहत किसी सब अपराधी का क्षमादान तब किया जाता है जब किया जाता है, ये आपसे पूछता है। तो कब किया जाएगा? जब वह अपराध से संबंधित तथ्य का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने के लिए वचन लेता है। ठीक है, तो जब वो कहता है कि हम सही सही बता देंगे, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो आपका सरकारी गवाह बनने को रेडी है, तो क्या किया जाएगा? उसको क्षमादान दे दिया जाएगा। क्या ये मैंडेटरी नहीं है? मन करेगा कोर्ट को तो देगा, मन करेगा तो नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन बीएनएसएस के सेक्शन 343 के तहत सह अपराधी को क्षमा कर सकता है? क्या कौन करेगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो सीजीएम कर सकते हैं और जीएम फर्स्ट कर सकते हैं, और इसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 340 के तहत निम्नलिखित में से किसे सह अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार नहीं है? ठीक, तो किसको नहीं है बताइए? सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को नहीं है। अभी हम लोग देखे हैं ना। चलिए
नेक्स्ट है सेक्शन 343 के तहत किसी सह अपराधी को कब क्षमा किया जा सकता है, ठीक है, कब किया जाएगा, जांच, अन्वेषण या विचारण, किसी भी प्रकरण पर, ठीक है, किसी भी समय क्या किया जाएगा, क्षमादान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 343 के तहत कौन किसी सह अपराधी को क्षमादान नहीं दे सकता, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन नहीं दे सकता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं देगा। नेक्स्ट, किसी सह अपराधी को क्षमादान के संबंध में सेक्शन 343 क्लॉज 2 BNSS में विहित प्रावधान कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध पर लागू होते हैं जिसे कठोर दंड के साथ, मतलब कितने समय तक विस्तारित किया जा सकता है, ये आपसे पूछना है, तो कितना, 7 ईयर के साथ साथ। नेक्स्ट, जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को BNSS के सेक्शन 343 के तहत क्षमा कर दिया जाता है तो वह क्या होगा, तो अभियोजन पक्ष का साक्षी बन जाएगा, है ना, हम बोले ना सरकारी गवाह बन जाएगा, ठीक है, अभियोजन पक्ष का साक्षी बन जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि JM फर्स्ट किसी भी प्रकरण में किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, कब, केवल जांच और विचारण, ठीक है, केवल जांच और विचारण। नेक्स्ट है BNSS के किस धारा के तहत न्यायालय को निर्णय सुनाने के पूर्व अभियुक्त को क्षमादान के निर्देश का प्रावधान है, कब है, तो सेक्शन 344, है ना, 344। लिखा है धारा 345 के तहत एक सह अपराधी जो क्षमादान की शर्त का पालन नहीं करता है कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए अलग से अभियोजित और विचारित किया जा सकता है, लेकिन इसकी मंजूरी के साथ, मतलब किसकी मंजूरी जरूरी है, तो हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी है, क्या, हाईकोर्ट की। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति जिसने सेक्शन 343 या 344 के तहत दी गई क्षमादान को स्वीकार कर लिया है या तो जानबूझकर कुछ भी आवश्यक तथ्य छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे करके उस शर्त का पालन नहीं करता है जिस पर क्षमादान दिया गया है, इस तथ्य को कौन प्रमाणित करेगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोग। नेक्स्ट, कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शर्त, ये आपसे पूछ रहा है, क्या क्या है, पहला क्वेश्चन त्वरित विचारण का सिद्धांत और कुछ मामलों में विचारण पूरा करने की परिसीमा को प्रावधानित किया गया है इस धारा में, ये आपसे पूछ रहा है, तो 346, ठीक है, 346। नेक्स्ट है क्वेश्चन है जांच या विचारण के दौरान अभियुक्त को किस धारा, माफ कीजिएगा, BNSS के सेक्शन 346 के तहत अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, कब, तो एक बार में अधिकतम 15 दिन के लिए, 15 दिन से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है जब जांच या विचारण BNSS, माफ कीजिएगा, BNS की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 यानी रेप से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिए इस के तहत कि अपराध से संबंधित है तो जांच और विचारण किस अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा, मतलब पूरा करना है जांच और विचारण कब तक, तो आरोप पत्र दाखिल होने के 2 महीने के अंदर, क्या है, 2 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। जहां परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण से परे हैं
न्यायालय लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से स्थगन दे सकती है। ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा स्थगन की अधिकतम सीमा क्या दी जा सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना? 2 बार। ध्यान रखिएगा इसमें, 2 बार। और वही सीपीसी में देखेंगे तो 3 बार, है ना। कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जो ये बात कहता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी को समन करने की शक्ति। क्या कह रहा है कि बीएनएसएस के किस धारा के तहत न्यायालय विचारण के किसी भी प्रकरण में पूर्व परीक्षा किए गए किसी भी व्यक्ति को पुनः समन कर सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है। कौन सा सेक्शन बताता है? ये आपका 348 बताता है, ठीक है, 348। नेक्स्ट है, बीएनएसएस की किस धारा के अनुसार न्यायालय स्वयं किसी भी व्यक्ति की न्यायालयीय साक्षी के रूप में परीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो किसमें? 348 में, ठीक है, 348। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, सेक्शन 348 के तहत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। कैसी शक्ति का प्रयोग? तो सभी तरीके की, जिसमें पहले लिखा है कि पहले से परीक्षा किए गए व्यक्ति को दोबारा बुलाया जा सकता है, या किसी ऐसे साक्षी को समन के लिए जिसे साक्षी के रूप में सम्मानित किया गया था लेकिन साक्ष्य बंद होने के पहले हाजिर नहीं किया गया था और उसकी परीक्षा नहीं की गई थी, उसकी भी। तीसरा कि किसी ऐसे साक्षी को समन किया जिसे साक्षी के रूप में सम्मानित नहीं किया गया था, उसकी भी, ठीक है, किसी की भी। चलिए नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण साक्षियों को समन के लिए बीएनएसएस के सेक्शन 348 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा किस प्रकरण में किया जाता है, ये आपसे। तो कब? निर्णय सुनाए जाने के पहले, कभी भी, क्या किसी भी समय। नेक्स्ट है, सेक्शन 348 बीएनएसएस के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से क्या गलत है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही है। क्या कह रहा है कि केवल अन्वेषण के दौरान ऐसा नहीं भाई, किसी क्रम में, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लिखा है कि सेक्शन 349 के तहत मैजिस्ट्रेट को अधिकार देती है। क्या अधिकार देती है? व्यक्ति को नमूना, हस्ताक्षर या हस्तलेख आदि देने का आदेश दे, ठीक है। इसका क्या दे रहा है? पावर दे रहा है। नेक्स्ट, लिखा है सेक्शन 349 के तहत किस प्रकार के नमूने दिए जाते हैं? तो सभी तरह, ठीक है, सभी। 349 के तहत नमूना हस्ताक्षर देने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। किसको? तो अभियुक्त व्यक्ति सहित कोई भी, ठीक है, किसी को भी। नेक्स्ट है, धारा 350 के अनुसार दांडिक न्यायालय परिवादी और साक्षियों के उचित व्ययों के भुगतान का आदेश दे सकती है। किसको देगी? राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में क्या कहता है कि बीएनएसएस के किस प्रावधान के तहत अभियोजन साक्ष्य के बाद अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, ये पूछ रहा है। कहाँ? 351, ठीक है, 351। नेक्स्ट, विचारण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति के कथन न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जा सकते हैं। किसमें? वो 351। जो ट्रायल हम लोग पढ़ते हैं उसके साथ इसको भी लिखना होता है, ठीक है। है धारा 351 का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है। तो अभियुक्त
को व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य के विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाना और बताना कि अब माफ कीजिएगा, मान लीजिए कि अभियुक्त के अगेंस्ट कोई एविडेंस आया, तो अब कोई एविडेंस आया है तो अभियुक्त को अपनी बात रखने का मौका तो देना चाहिए कि ये जो एविडेंस आया है उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो वही प्रोसीजर बताता है कौन, 351। ठीक है, कि कैसे वो अपने बात को समझा सकता है जो भी उसके अगेंस्ट में बातें हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 351 के तहत अभियुक्त का कथन क्या किया जाएगा, तो बिना शपथ के अभिलिखित किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे बिना शपथ के अभिलिखित किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 351 के तहत पूछ रहा है आपसे, तो क्या है, जब अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी तो उसको कोई शपथ नहीं दिलाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है न्यायालय अभियुक्त से उसके साक्ष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कब पूछेगा, तो किसी भी प्रकरण पे पूछ सकता है। ठीक है, कभी भी, चाहे आपका अन्वेषण हो, जांच हो या विचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 351 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है कि प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर अभियुक्त क्या होगा, दंड का भागी होगा, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। क्या पूछ रहा है कि बीएनएसएस के किस धारा के तहत एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं के बचाव के लिए सक्षम साक्षी होता है, कौन बताता है ये, तो 353 बताता है। ठीक है, 353। नेक्स्ट है एक दांडिक विचारण में एक अभियुक्त क्या होगा उसका, तो अपनी प्रतिरक्षा के लिए साक्षी के रूप में परीक्षा दे सकता है, लेकिन उसके लिखित अनुरोध पर, यानी कि वो खुद से कह रहा है तभी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कोई अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यदि उसने लिखित में अनुरोध करके आवेदन किया है तो हाँ हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 353 के तहत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो किसी अभियुक्त को केवल उसके लिखित अनुरोध पर ही सक्षम साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट दिया है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। तो अब ये उद्घोषित अपराधी क्या होता है कि भाई किसी के ऊपर दोष सिद्धि है और वो फरार है, भाग गया है, भारत छोड़ के ही भाग गया है, या गायब है, मिल ही नहीं रहा है, ऐसी जगह छिप गया है, तो ऐसे व्यक्ति का होगा क्या है, प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो 356 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 356 लिखा है सेक्शन 356 के तहत कोई भी न्यायालय तब तक विचारण आरंभ नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा तो आरोप विरचित होने की तिथि से 90 दिन का अवधि बीत न गया हो। क्वेश्चन है सेक्शन 356 क्लॉज 1 के तहत न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, ये पूछ रहा है। तो पहला लिखा हुआ है आपका कि की अवधि के भीतर गिरफ्तारी में कम से कम 2 लगातार वारंट जारी करना, उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय या जो भी दैनिक समाचार पत्र है उसमें उसका सूचना प्रकाशित करे, विचारण आरंभ होने के बारे में नातेदार रिश्तेदार को सूचित करे, सब तो सब। नेक्स्ट है
दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। सेक्शन 358 बीएनएसएस के तहत एक व्यक्ति को निम्नलिखित के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में संयोजित किया जा सकता है। कब? मामले में पेश किए गए तथ्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या लिखा है? जहां तक कि जब किसी व्यक्ति का नाम आरोप में अभियुक्त व्यक्ति के रूप में नहीं है तब भी उसके विरुद्ध सेक्शन 358 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की जा सकती है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की सही। चलिए नेक्स्ट है, लिखा है अपराध का समन। ठीक है, अपराध के समन के बारे में कौन सा सेक्शन जो है बताता है, कौन सा अपराध समनीय है और कौन सा नहीं है। कौन बता रहा है? 359 बताता है। नेक्स्ट है, लिखा है 359 के तहत अपराध का संरचना का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा? दोष मुक्ति होगा। लिखा है जब वह व्यक्ति जो अन्यथा बीएनएसएस के सेक्शन 359 के तहत किसी अपराध का समन करने में सक्षम होता मर जाता है तो होगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का समन कर सकता है। समन का मतलब होता है एक तरह से समझौता। ठीक है, कि मामले को एक तरह से रफा दफा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्यथा समनीय अपराध का समन कब नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा है आपसे। तो कब? जब अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण ऐसे अपराध के लिए या तो विस्तारित दंड या एक अलग दंड का उत्तरदायी है तब। ठीक है, पहले से ही किए हैं और करते ही रह रहे हैं। ठीक है, इनका काम ही नहीं है, तब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है? जब कोई व्यक्ति जो अन्यथा बीएनएसएस के सेक्शन 359 के तहत किसी अपराध का समन करने में सक्षम हो 18 वर्ष से कम आयु का है तब होगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में जो उसकी ओर से संविदा करने में सक्षम है कोई व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से समन कर सकता है। ठीक है, लिखा है बीएनएसएस का सेक्शन 359 में उल्लिखित के सिवाय अपराध का समन क्या होगा, समनीय नहीं है। क्या होगा ही नहीं। लिखा है बीएनएसएस के सेक्शन 359 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आरोप से पहले अपराध के गठन का प्रभाव पर क्या होगा, उसका उन्मोचन पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, यही गलत है। नेक्स्ट है, ऐसे अपराध जिनमें पक्षकारों के बीच समन हो सकता है किसमें होगा, तो जो भी समनीय अपराध है उसमें। ठीक है, जो भी समझौता योग्य है उसमें। नेक्स्ट है अभियोजन का वापस लेना। क्या कहना है कि कौन सी धारा जो है वो न्यायालय की सम्मति से अभियोजन को वापस लिए जाने के बारे में बात है, कौन करती है? 360। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 360 के तहत अभियोजन से मामला को कौन वापस लेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो न्यायालय की अनुमति से किसी मामले का भार साधक अभियोजक। लिखा है किसी मामले का भार साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी व्यक्ति के अभियोजन कर सकता है, उसे निम्नलिखित से सम्मति देनी होगी। किससे? तो न्यायालय से। नेक्स्ट है
विचारण के किसी चरण में न्यायालय की सम्मति से किसी व्यक्ति का अभियोजन वापस लिया जा सकता है। कब? निर्णय सुनाए जाने के पहले, कभी भी। ठीक है। न्यायालय अभियोजन साक्ष्य आरंभ होने के बाद सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है, तब अभियुक्त होगा। क्या होगा? तो दोष मुक्त कर दिया जाएगा। लिखा है धारा 360 के तहत कोई भी न्यायालय मामला वापस लेने की अनुमति नहीं देगा। कब नहीं देगा? पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य यानी अदर, क्या क्या इसमें प्रावधान है इस चैप्टर के बारे में। क्वेश्चन है, क्या कोई मजिस्ट्रेट विचारण के दौरान अपराध किए जाने के किसी स्थान का निरीक्षण कर सकता है? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कौन से सेक्शन में? 347 के तहत। ठीक है। विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होनी चाहिए, तो क्या होगा? इस संहिता के तहत मामला सुपुर्द करेगा। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग करेगा? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। किसमें? 362। लिखा है, यदि साक्ष्य के बाद मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है, जिसमें अभियुक्त को अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने का उसका अधिकार नहीं है, तो लिखित राय के साथ किस धारा के तहत अपनी कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है और अभियुक्त को सीजीएम के पास अग्रसित करेगा, मतलब उसके पास भेज देगा। किसमें? 364 के तहत। नेक्स्ट है, जब किसी अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के साक्ष्य सुनने के बाद यह राय बनती है कि अभियुक्त दोषी है और उसे कठोर दंड मिलना चाहिए, तो ऐसे मजिस्ट्रेट को दंड देने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट मामले को भेज सकता है। कहाँ भेजेगा? सीजीएम के पास, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट लिखा है, बीएनएसएस का कौन सा धारा है जो ये कहता है कि दांडिक न्यायालय खुला होगा जब तक असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर भी, है ना, आम जनता वहां पे पहुंच सकती है। कौन सी धारा बताता है? 366 बताता है। नेक्स्ट लिखा है, 366 के तहत निम्नलिखित में से किस मामले में जांच विचारण बंद कमरे में हुआ है? ठीक है। तो दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो रेप से संबंधित मामला हो या पॉक्सो का हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, बीएनएसएस की किस धारा के तहत अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का प्रावधान किया है? किसमें? तो 369। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। उम्मीद है आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं और पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। इससे बेनिफिट क्या होगा लाइक करने से? कि वीडियो को और यूट्यूब प्रमोट करेगा और भी लोग जुड़ेंगे हमारे क्लास में। ठीक है। तो लाइक जरूर किया करिए और बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।